करते हुए भी दुखी हैं। इसलिए अपने आप को अकेला मत कोई अकेला नहीं रहता। आपके ये जो आज का जो फंक्शन है, इसका नाम सेव इंडिया फैमिली मूवमेंट रखा है। जब मेरे पास आए थे वसीम जी और लखानी जी, तो इनसे जानने के बाद मैंने कहा भाई आप लोगों ने नाम गलत चुन लिया। अगर सेव इंडिया फैमिली नाम रखा है तो विषय में कुछ अंतर करना पड़ेगा। कानून जो हमारे देश में है, चाहे वो फैमिली के कानून हो, चाहे आईपीसी के दूसरे कानून हो, चाहे कैसे भी कानून है, ये सभी कानून इस देश के अंदर दुरुपयोग किए जाते हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता। रसोई में पड़ा हुआ एक चाकू फल काटने और सब्जी काटने के लिए होता है, लेकिन उस चाकू का दुरुपयोग हत्या करने के लिए भी करते हैं। ये आपने पढ़ा भी है, देखा भी होगा, सुना भी होगा। लेखनी और जबान दोनों हमें मिलती हैं कि हम समाज की भलाई के लिए कुछ लिखें, कुछ बोलें। लेकिन आपने देखा है और पिछले आज़ादी से बाद का अनुभव है कि लिखने का भी दुरुपयोग होता है और जबान का भी। तो दुरुपयोग का एक वो है कि इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। ये 498A डॉरी हमारे समाज में जो दहेज की कुप्रथा प्रचलित थी और है, वो इतिहास नहीं बनी, आज भी दहेज की प्रथा है। उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए बनाया गया था कि लोग दहेज के लिए कम से कम प्रताड़ना ना। देखिए, पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं और बहुत से घर होंगे रोज झगड़े होते हैं। ये कानून बनाया गया था कि दहेज के लिए प्रचार न किया जाए। दहेज एक कारण न बने, इसके लिए पहले बना एंटी डाउरी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जिसका पूरा नाम। उस कानून को लागू करने में हमारी सरकार ने और समाज ने और राजनीतिज्ञों ने जानबूझकर कोताही की कि वो कानून लागू ही नहीं। अगर वो कानून ठीक ढंग से लागू हो जाता तो शायद 498 की जरूरत नहीं होती। उस कानून के अंदर ये प्रावधान था कि स्थानीय सरकार, देखिए ये सेंट्रल एक्ट है, तो स्थानीय सरकार और पुलिस को नियम बनाने थे। और वो नियमों का एक ड्राफ्ट नियम बने थे जिनको मैंने देखा था। उसमें ये था कि जब भी शादी होगी तो एक लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे और वो लिस्ट जमा की जाएगी सरकार के। इस लिस्ट में वो सब दिया जाएगा जो दिया गया गिफ्ट, दहेज, जो कुछ भी। अगर ये लिस्ट बनने का कानून लागू कर दिया जाता है तो आप सोचिए कि आपके यहाँ 406 की धारा का कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिसके अंदर ये है कि मेरा जो है सामान वापस नहीं किया जाता। लेकिन देखिए, सरकार ने तो नहीं बनाया, आप लोग तो बना सकते थे ऐसा कानून। ऐसा अपनी शादी में 7 फेरे जो लेने का एक नियम बना रखा है,
अगर सभी परिवार ये बना देते नियम कि भाई 7 फेरों के साथ 7 फेरों की 7 कस्में तो ठीक है, लेकिन पहला फेरा ये होगा कि हमने जो लिया है उसकी एक लिस्ट बनेगी, सारी जो आप फोटोग्राफ लेते हो ना जगह जगह, वो लिस्ट दोनों पार्टी फोटोग्राफर के सामने साइन करेंगी और उसकी एविडेंस होगी। तो आप सोचिए कि आपके समाज का कितना भला होगा। लेकिन हम नहीं करते, उसका कारण है क्योंकि हमारे दिल में बहुत जबरदस्त भेदभाव है। हम ये नहीं दिखाना चाहते कि भाई ये जो हमने इतना पैसा खर्च किया कहां से आया। हमने दहेज जो है, तनख्वाह तो है 1 लाख, दहेज देते हैं 2 करोड़। मेरे पास केस आते थे जिसमें ये होता था कि जी हमने शादी में 25 लाख खर्च किया, पता चलता था कि पिताजी की तनख्वाह 2500 रुपए। अब 25 लाख खर्च कहां से किया? तो ये सवाल मेरे मन में भी उठता था कि भाई कहां से किया 25 लाख खर्च। तो एक जो मेरा सवाल ये होता था, मैं वही सवाल उनको पूछता था, भैया वो जो हिसाब दे दो 25 लाख का, तो उसके बाद केस आगे चलेगा। होता ये था कि ज्यादातर मामलों में कोई इंसाफ नहीं दे पाता। और ये सिर्फ दहेज के लिए नहीं मैं कह रहा कि मेरी ये तरीका था, मेरा ये तरीका हर केस में था। जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी के केस आते थे तो उसमें होता था कि जी हमने 5 करोड़ नकद दिया और उसमें रसीद भी बनी हुई है, सब है। तो पहला काम मैं ये करता था कि 5 उनकी वो डॉक्यूमेंट लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता था कि भैया ये कह रहे हैं 5 करोड़ नकद दिया था, जरा वेरीफाई करके बताओ कि इनके ऊपर जो आपका कानूनी कार्रवाई है पहले वो करो, फिर मेरा केस। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हैं। जैसे अब ज्यादातर आप देखते होंगे मेंटेनेंस के केसों में कि जी लड़की कोई काम नहीं करती, या लड़का कह देता था मैं कोई काम नहीं करता। तो मैंने सोचा कि तुम पढ़े लिखे हो, एक ने बीएड कर रखा है, किसी ने एमबीबीएस कर रखा है, किसी ने एमएड कर रखा है, कि जी हम तो नहीं, तो हमें नौकरी नहीं मिलती, आप नौकरी दिलवा दो। हस्बैंड की तनख्वाह है और लड़की का ये कहना होता था कि नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं। तो मुझे सूझा कि भाई इसका भी कोई हल तो निकल सकता है। तो मेरे पास एक डॉक्टर लिटिगेंट थे, उन्होंने कहा जी एमबीबीएस हूं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और हस्बैंड की जॉब है, मैं और मेंटेनेंस का है, आप एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं, आप घर में बैठे हैं, तो आपकी जो इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग ली है उसको हम वेस्ट नहीं जानते। आपको ये मेंटेनेंस हस्बैंड देगा और फलां ट्रस्ट में आप सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे फ्री। तो हस्बैंड को मैंने कहा भाई आप दो, हस्बैंड ने कहा जी हाँ मैं दूंगा, और उनकी मैंने ड्यूटी लगा दी एक ट्रस्ट में। आप विश्वास करें 10 दिन के अंदर उस ट्रस्ट में गई और जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर मुझे रिवर्स करना। तो कानून के अंदर भी ऐसे तरीके हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। सवाल यह है कि सारे लोग किसी पिटे ढर्रे के ऊपर चलते हैं। आपके वकील भी, आप लोग भी, आप लोग जासूस तो लगा लेते हो कि जासूसी करके लाओ कि ये कहाँ काम कर रही है, ताकि मैं कोर्ट में एविडेंस दे सकूं। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती कि भाई ठीक है मेरी तनख्वाह तो ये है, पता है आप काम नहीं कर रहे तो ये सोशल सर्विस सेंटर है, वहां जाकर काम करो। तनख्वाह में
जो मेंटेनेंस है। तो ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हर चीज की होती है जो निकालते हैं। खैर, सेव फैमिली फाउंडेशन का जो एक्चुअल मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अपनी फैमिली में ये स्थिति आने ही क्यों दें कि ज्यादातर आज डाइवोर्स रेट भारत में भी बहुत बढ़ गया और इतना कि हम थोड़े दिनों में यूरोप से compete करेंगे। क्या कारण है? 498A, 406 और डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस, ये सारी सलाह जो है आपके योग्य वकील आपको देते हैं अलग अलग जगह पर कि भाई देखो इसमें प्रेशर डालना है, ये प्रेशर के बगैर कुछ नहीं होगा और प्रेशर डालने के लिए एक मुकदमा तो ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये बना दो, और वो सारे मुकदमे जो हैं फिर एक लाइन लगा के आप लोगों को अदालतों में खड़ा कर। तो इसमें ना तो हस्बैंड का इतना कसूर होता है ना वाइफ का, ये आपके सलाहकार होते हैं जो उन्हीं का कसूर होता है और उनमें से पता नहीं कुछ आपको बुला रखते हैं कि नहीं, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई मेरे पास मुर्गी आई है, उनके द्वारा बुलवाए गए सारे झूठ बोल, सारे झूठ, चाहे वो लड़के वाले की तरफ से हैं चाहे लड़की वाले की तरफ से है, जो लिख देता है वो आपको कहेगा कि नहीं इसके बगैर तो केस नहीं बनेगा आपका। आप कहते हो भाई ठीक है, मेरा तो केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अदालतों में जिन्होंने वकीलों के कहने पे झूठ बोलने से मना किया, जिन्होंने ये कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी वाइफ के साथ, और आप मानेंगे ऐसे लोगों के केस ज्यादा जल्दी सेटल होते हैं और ज्यादा इसलिए 20-21 साल में शादी नहीं करता, खास तौर पर पढ़ा लिखा युवक। 20-21 में वो मुश्किल से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है। साल आज वो नहीं है। आज कुछ करूं का मतलब है कि मैं कुछ दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो वो जो कुछ करूं में होता है, आप देखो आज सीईओ 40-45 साल में सीईओ बन गया है, तो वही फैमिली का तभी शुरू हो सकती है जब हम फैमिली को पहले ढूंढने तो सही, फैमिली तो बनाए। आपको विश्वास दिलाता हूं मैं आज की यंग जनरेशन में ऐसे फादर हैं जो हफ्ते में एक बार अपने बच्चों का मुंह देखते हैं, पर जिन्होंने बच्चों ने सिर्फ हफ्ते में एक बार फादर का मुंह देख रखा। जब वो आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं और जब बच्चे उठते हैं तो वो सो रहे होते हैं। और आज की हमारी संस्कृति ये है कि वो मकान जो कह रहे थे ये नहीं, वो कहता है अच्छा तुमने मेरे को अदालत में घसीटा, हमने देखा, अब तुम ले ले पैसे। और ये वाकई यही डायलॉग होते हैं कि अच्छा तुमने मेरे को अदालत में घसीटा, अब देखता हूं तू कैसे लेता है पैसे, ले ले पैसे। तो ये डायलॉग बोलने ये वाकई डायलॉग होते हैं। और जिनके पास पैसा है, डीप पॉकेट जिनकी है, वो वकीलों को देना ज्यादा पसंद करते हैं कि लो भाई। तो हमें समाज को अगर हम चाहते हैं फैमिली बदले तो अपने अंदर भी झांकना होगा और वैल्यूज की तरफ ध्यान देना होगा। एक कोशिश ये होनी चाहिए कि एट एप्रोप्रिएट टाइम लोग शादी करें। आपने शायद लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी हो कि अगर जितना ओल्ड फादर होता है उतने चांस होते हैं कि चाइल्ड जो है he will be suffering from autism and mental ailments, schizophrenia and तो हेल्दी एक पैदा कर दी है पूरी सोसाइटी में, वो जब तक दूर नहीं करोगे कहां से आओ। अभी जेन नेक्स्ट की बात हो रही थी, ये जेन नेक्स्ट में पिछले 60 साल से देख रहा हूं। जब मैं यंग था
60 की बात है, 60-65 में बड़ा जोश था कि देखो हमारे देश में क्या हो रहा है, नेता इतने भ्रष्ट हो गया, सब कुछ अपने लिए करते हैं, तो हमारी जनरेशन को कुछ करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो पिछली जनरेशन से ज्यादा भ्रष्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट आई वो और भी भ्रष्ट। आप क्या सोचते हो कि आज जो हम आपके IAS अफसर है वो कौन सी जनरेशन के हैं? वो सारे नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के हैं। IPS अफसर है वो कौन सी जनरेशन है? जो नए, हर साल IPS अफसर भर्ती होते हैं, हर साल IAS अफसर भर्ती होते हैं। आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन IAS IPS अफसरों के हाथ में है। तो ये कौन सी जनरेशन है? आपकी नेक्स्ट जनरेशन है जिन्होंने MBA कर रखा है, कोई IIT से है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरी कर रखी है और वो IAS बन जाता है। और फिर IAS बन के क्या करता है? क्या देश को नहीं बेचता? क्या वो ईमानदार रहता है? पूछ लो कितने % लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं? क्या आपके जजेस जो नए सिविल जज भर्ती होते हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भरते हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं? नेक्स्ट जनरेशन तो है। तो नेक्स्ट कब तक वेट करो? I directed 498A, The Wedding Gift, a commercial movie on the misuse of 498A. Suhail ji has been reworking on some portions of the film, and the film will be released in its new avatar. Before I invite Suhail ji to say a few words, let's watch 2 trailers of the film 498, The Wedding Gift.
हजरात जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों से आज इस ऐतिहासिक, इस इनकलाबी, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी को सिर्फ के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं फिल्म 498 द वेडिंग गिफ्ट, इसकी प्रोडक्शन के दौरान सिर्फ के जो टीम के हम लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहा और इनके कमिटमेंट को, इनके लोगों की मदद करने के एहसास को मैंने बहुत करीब से देखा। इन सभी के पास एक अपना ज़ाती फ़ोन है, एक फ़ोन सिर्फ इसलिए है कि वो लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो उन्हें फ़ोन कर